आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पूनिया सर पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। जो बच्चा टेक्निकल भर्तियों की तैयारी करना चाहता है वो हमारे साथ हमारे YouTube चैनल के ऊपर जरूर जुड़ सकता है। हमने अपने YouTube चैनल के ऊपर जो भी टेक्निकल भर्तियां आती है उनका पूरा सिलेबस थ्योरी के रूप में भी और साथ में हर चैप्टर के MCQ भी हमने अपने YouTube चैनल के ऊपर वीडियो डाल रखी है, तो आप एक बार जाकर जरूर देखना। अगर आपको अच्छे प्रकार से वो वीडियो और MCQ क्वेश्चन समझ में आते हो तो आप हमारे साथ टेक्निकल भर्तियों की तैयारी कर सकते हो। और साथ में हमने अपने YouTube चैनल के ऊपर आप बच्चों के लिए 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इससे पहले मैंने इसकी 30 क्लास कर ली है, आज हमारी इसकी क्लास नंबर 31 होगी। 2000 क्वेश्चन के माध्यम से हम आप बच्चों को लगभग 4 से 5000 क्वेश्चन कवर करवा देंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ में हम हर संडे को आप बच्चों के लिए एक प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। जो आने वाले समय में हरियाणा के अंदर लाइनमैन का एससी का पेपर होगा उसी के पैटर्न के अनुसार हम आप बच्चों को मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जिसके अंदर हम 100 क्वेश्चन करते हैं टोटल। तो आज हम करते हैं अपनी क्लास नंबर 31। अगर ये क्लास आपको अच्छे प्रकार से समझ में आती है तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास आज की। तो हमारा क्वेश्चन है, एक जंक्शन डायोड में किसके कारण छिद्र होते हैं। जो एक जंक्शन डायोड होता है उसमें किसके कारण छिद्र होते हैं। तो सबसे पहले आपको डायोड का सिंबल पता होना चाहिए, किस प्रकार से होता है डायोड। ये हमारे पास डायोड होता है, इसमें दो सिरे होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। जो ये आपको ये लाइन दिखा रही दे ये होती है सिल्वर कलर की। कैसे कलर की होती है, सिल्वर कलर की होती है। इसी से हम डायोड की पहचान करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे की। डायोड का काम क्या होता है, एसी को डीसी में बदलना। ये केवल एक दिशा में ही कार्य करता है। डायोड क्या करता है, एक दिशा में कार्य करता है। जब इसके पॉजिटिव सिरे को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से और नेगेटिव को नेगेटिव सिरे से जोड़ा जाता है तो ये फॉरवर्ड बाइस के अंदर क्या करता है, काम करता है। किसमें, फॉरवर्ड बाइस में। तो इसके अंदर क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। तो ये क्या है, एक दिशाई उपकरण है। कैसा है, एक दिशीय है। तो इसके अंदर धारा का प्रवाह केवल एक दिशा के अंदर होता है। अब ये कह रहा है एक जंक्शन डायोड में किसके कारण है, छिद्र होते हैं। अतिरिक्त प्रोटॉन के कारण होते हैं, गायब इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो छिद्र होते हैं वो गायब इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होते हैं, इसके अंदर होल्स होते हैं। क्या होते हैं, क्या होते हैं इसके अंदर, गायब इलेक्ट्रॉन के कारण इसके अंदर क्या हो जाते हैं, होल्स। क्या होते हैं, होल्स। नेक्स्ट है डायोड पर पश्च बायसित होने का प्रभाव। ये कह रहा है अगर डायोड को हमने रिवर्स बायस में कर दिया तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। डायोड का पश्च बायसित होने किसके ऊपर प्रभाव करता है। तो रिवर्स का मतलब क्या होता है, उसके उल्टे जोड़ना। क्या होना है, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, और पश्च का मतलब भी यही होता है। ये दोनों एक दूसरे क्या है, पश्च को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डायोड है। अब ये कह रहा है इसको हमने किस में जोड़ दिया, रिवर्स बायस में जोड़ दिया। रिवर्स बायस में जोड़ने का मतलब है इसका जो पॉजिटिव सिरा था उसको हमने क्या कर दिया, बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ दिया है। और जो इसका नेगेटिव सिरा था उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया है। तो अब इसके अंदर धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्या नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। और इसके अंदर एक बैरियर पोटेंशियल होता है। क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल होता है। तो उसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बैरियर पोटेंशियल का मान क्या हो जाता है, मान बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर धारा का प्रवाह नहीं होगा तो जिसके कारण बैरियर विभव का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब क्या हो जाता है, डायोड पश्च बायसित होने का प्रभाव क्या होता है, बैरियर विभव को बढ़ा देता है। बैरियर विभव बढ़ा देता है तो इसके अंदर क्या नहीं होता, धारा का प्रवाह नहीं होता। क्या नहीं होता, धारा का प्रवाह नहीं होता। धारा का प्रवाह नहीं होता। तो ये होता है रिवर्स बायस के अंदर। किसी सेतु रेक्टिफायर में कितने डायोड प्रयोग होते हैं। किसके अंदर है, किसी सेतु रेक्टिफायर में कितने डायोड प्रयोग होते हैं, 1 2 4 6। तो एक किसके अंदर होता है, आप वेव रेक्टिफायर के अंदर। दो किसके अंदर होते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर। 4 किसके अंदर होते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर। और 6 किसके अंदर होते हैं, 3 फेज के अंदर।
इसके अंदर 3 फेज के अंदर ब्रिज रेक्टिफायर हमारे पास इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, ब्रिज रेक्टिफायर होता है। ये क्या होता है, ब्रिज रेक्टिफायर होता है। यहाँ पे इसको क्या दी जाती है, इनपुट, और यहाँ से इस पे क्या ली जाती है, आउटपुट। तो हमारे पास क्या होता है, ब्रिज रेक्टिफायर है। तो सेतु को हम क्या बोलते हैं, पुल, और पुल एक क्या होता है, ब्रिज होता है। क्या होता है, एक ब्रिज। तो ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर कितने डायोड प्रयोग किए जाते हैं, 4 डायोड का प्रयोग किया जाता है। इनपुट संकेत के कौन से चक्र के दौरान एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर संचालन में होता है। पूर्ण का मतलब क्या भाई, फुल वेव रेक्टिफायर। कौन सा है, फुल वेव रेक्टिफायर, दिष्टकारी, फुल वेव दिष्टकारी रेक्टिफायर को क्या बोलते हैं, दिष्टकारी बोला जाता है हिंदी के अंदर। तो कह रहा है इसमें जो इनपुट हम देते हैं उसमें आउटपुट किस रूप में मिलती है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए, और आउटपुट किसके रूप में मिलेगी, हमें डीसी के रूप में मिलेगी। यहाँ पे हम क्या देते हैं, इसको एसी इनपुट देते हैं। तो कह रहा है कौन सा है, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर है। तो इसके अंदर कितने डायोड जुड़े हुए हैं, इसके अंदर 2 डायोड जुड़े हुए हैं। कितने डायोड जुड़े होते हैं इसके अंदर, कितने डायोड जुड़े होते हैं, 2 डायोड जुड़े होते हैं। इस प्रकार से हमारा ये होता है। तो इसके अंदर कह रहा है जो आउटपुट आती है वो किस प्रकार से आती है, तो आउटपुट हमारी क्या आती है इसमें, इस प्रकार से हमारी क्या आएगी, इसके अंदर आउटपुट आएगी। तो ये किसके अंदर आती है, ये पॉजिटिव व नेगेटिव साइकिल दोनों के कारण होती है, धनात्मक चक्कर से भी और ऋणात्मक चक्कर से भी। ऑप्शन नंबर डी। अगर हमारे पास हाफ वेव होता तो हाफ वेव में हमारे पास जो ये इनपुट दी जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव भी, केवल ये इसके एक चक्कर को ही क्या करता है, बदलता है। कौन से को, जब ये फॉरवर्ड वाइज के अंदर चलता है तो इसको बदलता है केवल, और ये हमारा नेगेटिव वाला चक्कर क्या रहता है, खाली रहता है वेव रेक्टिफायर के अंदर। ट्रांजिस्टर का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, इसका ट्रांजिस्टर का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो हमारे पास 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होता है एनपीएन और एक होता है पीएनपी। एनपीएन और पीएनपी, जब 2 एन पदार्थों के बीच में एक पी पदार्थ रखा जाता है तो हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। एक होता है हमारे पास पीएनपी, जब 2 पी पदार्थों के बीच में एक एन पदार्थ रखा जाता है तो हमारे पास पीएनपी बनता है। एनपीएन पीएनपी से क्या होता है, अधिक तेज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ओल से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ज्यादा प्रयोग किसका किया जाता है, एनपीएन का किया जाता है। तो इसके अंदर कितने टर्मिनल होते हैं, इसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं। और वो 3 कौन कौन से होते हैं, एक होता है एमिटर, एक होता है बेस, और एक होता है कलेक्टर। क्या होता है, एमिटर, बेस और कलेक्टर। तो जो कलेक्टर हमारे पास क्या है, कलेक्टर है, ये क्या होता है भाई, सबसे बड़ा होता है इसका, ये एन पी एन। तो कलेक्टर क्या होता है, बड़ा होता है। कलेक्टर के बाद क्या होता है, एमिटर होता है, और एमिटर के बाद क्या होता है, बेस होता है। किसके मामले में, चौड़ाई के मामले में, किसके मामले में, चौड़ाई के मामले में। और क्या होता है, डोपिंग पूछी जाती है, डोपिंग किसकी ज्यादा होती है, क्या होती है, डोपिंग। तो डोपिंग सबसे ज्यादा किसकी होती है, डोपिंग होती है सबसे ज्यादा एमिटर की, एमिटर के बाद होती है कलेक्टर की, और कलेक्टर के बाद होती है किसकी, बेस की। तो इसके अंदर कितनी परत है, 3 परत है। जंक्शन कितने हैं इसके अंदर, 2 जंक्शन है। एमिटर बाय जंक्शन है, तो जंक्शन कितने हैं, जंक्शन इसके अंदर है 2। एमिटर बाय जंक्शन है, कलेक्टर बाय जंक्शन है। तो ये ट्रांजिस्टर में से आपसे बात पूछी जाती है। तो इसके बाद कौन है, कलेक्टर है, एमिटर है, बेस है। तो क्या नहीं है, एनोड इसका क्या नहीं है, भाग नहीं है किसका, ट्रांजिस्टर का। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में चौड़ाई के मामले में सबसे कम, तो पूछ रहा भाई सबसे कम चौड़ाई किसकी होती है एनपीएन के मामले में, एनपीएन। तो ये हमारे पास इसके अंदर कितने टर्मिनल होते हैं, ये ई है, ये बी है, और ये क्या है, सी है।
तो सबसे ज्यादा किसकी होती है चौड़ाई? कलेक्टर की होती है। कलेक्टर के बाद एमीटर की होती है और एमीटर के बाद किसकी होती है? बेस की। तो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में चौड़ाई के मामले में सबसे कम है, तो किसकी सबसे कम है? सबसे कम है आधार की, और सबसे ज्यादा किसकी है? कलेक्टर की। किसकी है? संग्रह की, कलेक्टर की है। ट्रांजिस्टर के अल्फा का मान 0.995 है, तो इसके बीटा का मान होगा। तो इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाने की काफी संभावना है, अल्फा, बीटा और गामा। तो इसको हमने अच्छी प्रकार से देखना है। तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है उभयनिष्ठ, बिल्कुल आराम से समझना आपने, उभयनिष्ठ आधार धारा लब्धि, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कॉमन बेस करंट गेन। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ आधार धारा लब्धि, कॉमन बेस करंट गेन। एक होता है हमारे पास, दूसरा होता है ये हमारे पास है पहला, और एक होता है हमारे पास दूसरा, क्या होता है? उभयनिष्ठ एमीटर, उभयनिष्ठ संग्रह, उभयनिष्ठ उत्सर्जक। क्या होता है? उत्सर्जक धारा लब्धि। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन, उत्सर्जक को क्या बोलते हैं? एमीटर धारा करंट लब्धि। तीसरा हमारे पास होता है उभयनिष्ठ संग्रहक धारा लब्धि। तो ये तीन होते हैं हमारे पास। संग्रहक को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टर। क्या बोलते हैं? कलेक्टर। तो यहां से आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? सोल्व हो जाएंगे। तो इसको हम लिखते हैं किससे? इसको लिखते हैं हम अल्फा से। किससे लिखते हैं? अल्फा बराबर क्या होता है? ये होता है हमारे पास आईसी बटे में आई ई। क्या होता है? आईसी बटे आई ई, या क्या होता है? अल्फा बराबर होता है बीटा 1 प्लस में बीटा। ये होता है हमारे पास, क्या होता है? या तो ये होता है हमारे पास, क्या होता है? अल्फा बराबर में आईसी बटे में आई, या होता है अल्फा बराबर बीटा 1 प्लस में बीटा। ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है, इसको हम डिनोट करते हैं बीटा से। किससे करते हैं? डिनोट बीटा से। तो बीटा बराबर क्या होता है? आईसी बटे में आई बी। क्या होता है? आईसी बटे में आई बी, या हमारे पास क्या होता है? बीटा, या हमारे पास होता है अल्फा बटे में 1 माइनस में अल्फा। ये होता है। तीसरा हमारे पास है संग्रह, किसको हम लिखते हैं? गामा से। किससे लिखते हैं? गामा से। तो गामा बराबर हमारे पास क्या होता है? आई ई बटे में आई बी। क्या होता है? आई ई बटे में आई बी, या ये क्या होता है? गामा बराबर में होता है 1 प्लस में बीटा, या गामा बराबर में क्या होता है? 1 बटे 1 माइनस में अल्फा। तो यहां से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ये सूत्र आपने याद रखने हैं। एक तो ये सूत्र होगा हमारे पास, दूसरा हमारे पास ये भी आपने याद रखना है। एक हमारे पास बीटा का सूत्र ये है, अल्फा के गामा के लिए 2 तो ये हुए और एक ये। तो आपने ये अच्छे प्रकार से देखने हैं। तो अब हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है ट्रांजिस्टर के अल्फा का मान 0.995 है, तो इसके बीटा का मान होगा। किसका मान निकालना? बीटा का। तो बीटा बराबर हमारे पास क्या होता है? बीटा बराबर होता है अल्फा 1 माइनस में अल्फा। क्या होता है? ये हमारे पास ये सूत्र है किसका? बीटा का। अल्फा बटे में 1 माइनस में अल्फा। तो अल्फा का मान हमारे पास कितना? 0.995 माइनस में एक माइनस में 0.995। तो हमारे पास 0.995 बटे में कितने बच गए हमारे पास? 0.005। पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना होगा? 5 से भाग करें कितने बच जाएगा? 5 एकम है 5, कितने बच गए? 4, 49 हो गए। 9 पंजे 45, कितने बच गए? 4
फिर कितने हो गए 45, तुम्हारे पास कितना आया है 199। तुम्हारे पास बीटा का मान कितना है 199, हमारे पास क्या है राइट आंसर आया है कितना 199। नेक्स्ट हमारे पास एक ट्रांजिस्टर में बीटा का मान 250 एवं आधार धारा IB 20 माइक्रो एम्पियर है, संग्रहक धारा IC का मान होगा। तुम्हारे पास क्या होता है अल्फा बराबर हमारे पास क्या था IC बटे में IE था, बीटा बराबर हमारे पास क्या था IC बटे में IB था, और गामा बराबर हमारे पास क्या था IE बटे में IB। ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब हमें क्या दिया हुआ है, एक तो हमें दिया किसका मान है बीटा का मान हमें कितना दिया हुआ है 250, कितना दिया हुआ है 250, और किसका दिया IB का मान हमें कितना दिया हुआ है 20 माइक्रो का मतलब होता है 10 की माइनस 6 एम्पियर। कितना होता है माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की माइनस 6। हमसे पूछा क्या भाई IC का मान पूछा है, किसका पूछा है IC का। तो ये हमारे पास ये बीटा बराबर ये रहा हमारे पास, तो बीटा बराबर हमारे पास क्या है बीटा बराबर है IC बटे में IB। क्या है हमने मान किसका निकालना है IC का निकालना है, तो IC बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा बीटा गुणा में IB। क्या हो जाएगा बीटा गुणा में IB। तो मान रख दो 250 गुणा में 20 गुणा में 10 की पावर माइनस 6। अभी क्या हो गया 250 गुणा में 20 बटे में नीचे क्या आ गया भाई 6 जीरो 2 3 4 5 6, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, 25 से काटते हैं कितने पे कट गया 400 पे, एक से काटते हैं कितने पे कट गया 200 पे। ये हमारे पास आ गया 1/200। तो इसको ऐसे रख के देख लेते हम भाई 250 गुणा में 20 गुणा में 10 की पावर माइनस 3, मिली में बदल लिया इसको हमने, तो नीचे हमारे क्या आ गया भाई 1000 आ गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, 5 से 5 पे कट गया, और 5 से काटेंगे तो कितने पे कट गया 5 पे। तो हमारे पास कितनी आ गई भाई 5 मिली एम्पियर आ गई, कितनी आ गई है 5 मिली एम्पियर। क्या गई है कितनी है 5 मिली एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। तो हमने किस प्रकार से किया है, हमारे पास था 250 गुणा में 20 गुणा में 10 की पावर माइनस 6 था, तो इसको मैंने किस में बदल लिया 250 गुणा में 20 गुणा में 10 की पावर माइनस 3 कर लिया, और 3 पावर कहाँ भेज दी नीचे भेज दी 1000। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी, 5 2 से काटें कितने पे कट गया 5 पे, 5 से काटेंगे तो कितने पे 5, तो हमारे पास कितना हो गया 5 मिली एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का करंट लाभ क्या है। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का करंट लाभ क्या है, तो किसका बारे में पूछा है गामा के, किससे लिखते हैं हम इसको, कॉमन का मतलब है ओगेनिस्ट, कलेक्टर को हम क्या बोलते हैं संग्रहक, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है तो इसको हम किससे लिखते हैं गामा से लिखते हैं। तो गामा बराबर हमारे पास क्या होता है IE बटे में IB। क्या होता है IE बटे में IB। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। IC बटे में IB नहीं होता भाई, IC बटे में IE होता है। क्या होता है IC बटे में IE होता है। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है भाई अल्फा, और ये हमारे पास क्या होता है ये हमारे पास होता है बीटा। ये हमारे पास क्या होता है बीटा। IC बटे में IB क्या होता है बीटा होता है, IC बटे में IE क्या होता है अल्फा होता है, और IE बटे IB क्या होता है हमारे पास गामा होता है।
सर्किट में करंट कौन तय करता है? यानी जो हमारे पास परिपथ है, ये हमारे पास क्या लगा हुआ है? लैंप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? लैंप। और यहां से हमारे पास क्या, ये स्विच है, और इसके अंदर कह रहा है भाई इसके अंदर जो करंट चलता है ये किसके कारण चलता है? तो हमारे द्वारा क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। किसी बंद सर्किट के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो हमारे किसका क्या चलता है? धारा चलती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चुंबकीय पोल के द्वारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन की संख्या या उपरोक्त सभी। तो किसके कारण चलते भाई? इलेक्ट्रॉन की संख्या के कारण हमारे क्या होता है भाई? सर्किट के अंदर क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है। किसके कारण है? इलेक्ट्रॉन के कारण। मशीनरी से स्टैटिक बिजली हटाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? हमारे पास कोई मशीन है, क्या ये कोई मोटर है? क्या ये मोटर है? और इसके अंदर कौन सी है? स्टैटिक विद्युत है। कौन सी है? स्टैटिक विद्युत है। तो इसको सब हटाने का सर्वोत्तम तरीका क्या? तो इसको हम क्या करते हैं? मोटर को क्या करते हैं? हम अर्थिंग करते हैं। ग्राउंडिंग हटाना यानी कह रहा है इस अर्थिंग को हटा के मशीन को विद्युत रोधी बना के, मशीन को विद्युत रोधी बना देंगे तब भी हट जाएगी। फ्रेमवर्क को ग्राउंड करना, तो इसका जो बाहर का हिस्सा होती है, बॉडी होती है, उसको मैंने क्या कर देना है? फ्रेमवर्क को ग्राउंड कर देना, यानी क्या कर देना? उसको अर्थिंग कर देना है। एक समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर होते हैं। तो क्या भाई एक समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर क्या होता है? शून्य विभव होता है, समान विभव होता है, अनंत विभव होता है, या विभिन्न विभव होता है? एक सम विभव। तो सम का मतलब क्या होता है भाई? समान। विभव का मतलब क्या होता है? वोल्टेज। तो क्या होता है? एक समान विभव होता है। सभी बिंदुओं के ऊपर क्या होता है? समान विभव। दो पॉजिटिव आवेश को परस्पर निकट रख जाने पर एक दूसरे को क्या करते हैं? तो हमारे पास क्या, ये एक आवेश ये है और एक आवेश हमारे पास है ये है। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? ये एक दूसरे को क्या करते हैं? दूर करते हैं। क्या करते हैं? दूर करते हैं। और एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये चार्ज है। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ये क्या करते हैं? ये करते हैं प्रतिकर्षित। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को। तो समान पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। समान पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और अपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। परिपथ में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाला बल होता है। किसको भाई? परिपथ के अंदर इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाला बल होता है। तुम्हारे पास क्या, ये लैंप लगा हुआ है या कोई भी चीज लगी हुई है, और इसके अंदर हमारे क्या चल रहा है भाई? इसके अंदर हमारे क्या चल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या चलती है? धारा चलती है। क्या चलती है? धारा चलती है। तो कह रहा भाई इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल क्या? इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल कौन सा होता है? तो सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों को धकेलेगा वो कौन सा बल होता है भाई? तापमान होता है, प्रतिरोध के कारण होता है, वोल्टेज के कारण होता है, या आवृत्ति के। तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टेज, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसके कारण हमारे क्या चलते हैं? इलेक्ट्रॉन चलते हैं। आदर्श रूप से नियतांक वोल्टेज स्रोत में होना चाहिए। किसके अंदर भाई? आदर्श रूप से नियतांक वोल्टेज स्रोत में होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर आपको जरूर देखने को मिलेगा क्वेश्चन ये। तो हमारे पास एक तो होता है विभव स्रोत। क्या होता है? बिल्कुल आराम से समझना आपने, विभव स्रोत। एक बार समझ लिया तो आप कभी नहीं भूलोगे। एक होता है विभव स्रोत, एक होता है विभव मापक, जो क्या करता है? वोल्टेज को मापता है। विभव मापक। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है? वोल्टेज स्रोत है। इसमें से क्या बन रही है? वोल्टेज बन रही है। और इसके साथ में हम क्या जोड़ते हैं भाई?
इसके सीरीज के अंदर जोड़ते हैं प्रतिरोध। क्या जोड़ते हैं? सीरीज प्रतिरोध जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? सीरीज प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो पूछ रहा भाई जो ये प्रतिरोध जोड़ा जा रहा है RSE, और इसके अंदर भी क्या जुड़ा होता है ये, इसी प्रकार से इसके अंदर ये वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? विभव मापक यंत्र, विभव स्रोत। तो यहाँ पे इसको हम क्या देते हैं? यहाँ से हम इसको देते हैं विभव। क्या देते हैं? इसको यहाँ से हम सप्लाई देते हैं। तो ये हमारे पास क्या करता है? ये मापता है। ये क्या करता है? मापता है। और ये क्या करता है भी? प्रदान करता है। ये क्या करता है? प्रदान करता है। तो वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए इसके सीरीज के अंदर एक निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। किसका? ये हमारे पास क्या भाई? RSE है। अब हमारे पास ये क्या कर रहा है? ये वोल्टेज बना रहा है। तो ये वोल्टेज यहाँ जाएगी। तो ये वोल्टेज हमें ज्यादा से ज्यादा कहाँ चाहिए? यहाँ चाहिए ज्यादा। क्या चाहिए? ज्यादा। अगर नॉर्मल कंडीशन के अंदर इसका प्रतिरोध पूछे तो R बराबर क्या होता है? तो R बराबर होता है निम्न। क्या होता है? निम्न। अगर नॉर्मल कंडीशन में पूछे तो R बराबर क्या होता है? निम्न है। अगर पूछे आदर्श स्थिति के तो R बराबर क्या होता है? 0। कौन सी कंडीशन के अंदर? आदर्श के अंदर। और किसके अंदर है? विभव स्रोत के अंदर। अब यहां से हम इसको क्या दे रहे हैं? वोल्टेज दे रहे हैं। तो ये क्या करना चाहिए? ये सारी की सारी वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होनी चाहिए ताकि ये वोल्टमीटर इसको क्या कर सके? माप सके। तो अगर पूछे R का मान क्या होता है? तो R का मान होता है उच्च। क्या होता है? उच्च। अगर पूछे R का मान किसमें? आदर्श स्थिति में। किसमें? आदर्श स्थिति में पूछे तो ये होता है अनंत। क्या होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। तो ये धारा स्रोत भी पूछा जाता है और विभव स्रोत भी पूछा जाता है। तो हमसे पूछा भाई आदर्श रूप से नियतांक वोल्टेज स्रोत किसके बारे में पूछा है? विभव स्रोत के बारे में पूछा है। तो प्रतिरोध का मान क्या होता है भाई? तो प्रतिरोध का मान होता है 0। क्या होता है? 0। तो अनंत किसके अंदर होता है? मापक यंत्र में। किसमें? मापक यंत्र के अंदर क्या होता है? ये अनंत होता है। विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है। तो किसका भाई? प्रतिरोधक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसके अंदर है? विद्युत परिपथ के अंदर जो प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है? विद्युत धारा रोकने के लिए, विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ाने के लिए, विद्युत धारा का प्रवाह घटाने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो हम क्या करते हैं भाई? अपने पास पंखा होता है। क्या होता है? पंखा। और उस पंखा क्या चलता है? बिना रेगुलेटर के क्या चलता है भाई? ज्यादा स्पीड में चलता है। किसमें चलता है? फुल स्पीड के अंदर चलता है। तो इसके अंदर हम क्या लगा देते हैं? इसके अंदर न्यूट्रल सप्लाई दी है और यहाँ पे इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? ये स्विच जुड़ा हुआ है। और ये क्या है? फेज सप्लाई। तो यहाँ से पंखा पूरी स्पीड पे चलेगा अपनी। फिर हम क्या कर देते हैं? इसके साथ क्या जोड़ देते हैं? एक रेगुलेटर जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? रेगुलेटर जोड़ देते हैं। इस रेगुलेटर जोड़ने से क्या होता है? रेगुलेटर जुड़ेगा इस प्रकार से हमारे पास यहाँ से। ये किस प्रकार जुड़ेगा? यहाँ से हमने क्या जोड़ दिया? इसके साथ ये रेगुलेटर जोड़ दिया। और ये भी सप्लाई कहाँ से आएगी? इसके पास यहाँ से। तो ये घूमेगा इसके अंदर। ये क्या जोड़ रखे हैं? R जोड़ रखे हैं। और किसके अंदर है? सीरीज के अंदर है। तो ये प्रतिरोध किस लिए जुड़े हैं? ताकि क्या करें? धारा का प्रवाह घटा दें। क्या कर दें? धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह कम करने के लिए। इसके लिए धारा का प्रवाह घटाने के लिए इसका क्या किया जाता है? विद्युत सर्किट के अंदर प्रयोग किया जाता है। रोकने के लिए नहीं किया जाता, घटाने के लिए किया जाता है। यदि तार का व्यास दोगुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? यदि तार का व्यास दोगुना कर दिया जाए, उसकी लंबाई को स्थिर रखा जाए तो प्रतिरोध होगा। हमने क्या किया भाई? तो हमारे पास होता है R समानुपाती L बाय A। तो R समानुपाती L और R व्युत्क्रमानुपाती A। अब इस एरिया को हमने क्या कर दिया है? 2 गुना कर दिया है। क्या कर दिया है? 2 गुना कर दिया है। पहले हमारे पास क्या था? ये इतना था। अब ये क्या होगा भाई? इतना कर दिया हमने। तो इतना कर दिया है। तो पहले लंबाई कुछ और थी, अब लंबाई क्या हो गई है? और कम हो गई है। क्या हो गई? लंबाई क्या हो गई है? लंबाई क्या हो गई है? कम हो गई पहले से भी। एक तो ये था हमारे पास इस प्रकार से। अब इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? अगर हमने इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंबाई
कम हो जाएगी। तो एक तो लंबाई कम होने से प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया। और दूसरा क्या है, एरिया बढ़ाने से भी क्या हो गया प्रतिरोध, एरिया बढ़ाने से भी प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया। और किया कितना है, 2 गुना किया है। अगर लंबाई को स्थिर रखे प्रतिरोध, अगर लंबाई को स्थिर रखे व्यास को 2 गुना कर दिया जाता है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4 गुना। जैसे हमारे पास हम कहते हैं भाई एक चालक की लंबाई बढ़ाकर 2 गुना कर दी, क्या कर दी, एक चालक की लंबाई बढ़ा के 2 गुना कर दी तो प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, 2R हो जाता है। फिर एक कहते हैं एक तार की खींच के लंबाई 2 गुनी कर दी, अगर हम उस तार को खींचेंगे तो उस तार का जो क्षेत्रफल है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, खींचने से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो तब हमारा प्रतिरोध क्या करेगा, 4R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4R। तो यहाँ पे यही कंडीशन लागू हुई है, यदि एक तार के व्यास को 2 गुना कर दिया और लंबाई को क्या रखा भाई, स्थिर रखा है, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। प्रतिरोध के मुद्रित और प्रभावी मूल्य के बीच के अंतर को कहा जाता है। तो क्या भाई, एक तो प्रतिरोध है, प्रतिरोध के मुद्रित मूल्य है उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, और प्रभावी मान, तो उसके बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो हम लिखते नहीं भाई, प्लस माइनस में 5%, प्लस माइनस में 10%, प्लस माइनस में 20%। तो ये हमारे पास क्या है, जो उसके ऊपर लिखा हुआ मान वो, और जो मान हम क्या करेंगे निकालेंगे, तो उसमें ये अंतर आ सकता है। ये आएगा तो किसके लिए होता भाई, अगर लास्ट में कौन सा है, अगर लास्ट में क्या है, सुनहरा, कौन सा है, सुनहरा, ये आएगा तो क्या होगा भाई, चांदी का होगा। और ये क्या भाई, नो कलर। तो कह रहा है जो मुद्रित मान होता है वो, और जो मान निकाला जाता है उसमें जो अंतर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, सहनशीलता बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं, या उपरोक्त सभी। तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, सहनशीलता, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है, टॉलरेंस। दस प्रतिशत सहनशीलता के साथ 4700 ओम प्रतिरोध के लिए रंग बैंड होगा। कितनी सहनशीलता दे रखी हुई, 10% है। तो 10 का मतलब हमारे पास क्या होता है भाई, चांदी। तो जिसके पीछे चांदी है वो ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो ये हमारा नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास कितना भाई, 4700 ओम है। कितना है, 4700। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है इसको याद रखने का, तो आपने वो याद रखना है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास कौन सा होता है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, पीला, हरा, नीला, जामुनी, ग्रे, सफेद। तो अब हमें दिया क्या हो भाई, हमें दिया सबसे पहले 4। क्या दिया हुआ, 4। तो 4 पे कौन सा रंग होता है, 4 पे हमारे पास कौन सा है, तो 4 पे हमारे पास है पीला। कौन सा है, पीला। 4 पे कौन सा है, पीला। अब इसमें पीला देख लो कौन सा भाई, ये उत्तर भी हमारा क्या हो गया, वो कैंसिल हो गया है। क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। अब बच गया इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन नंबर बी इनमें से करना है। दूसरा हमें कौन सा दिया भाई, 7। 7 पे हमारे पास कौन सा भाई, जामुनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैंगनी। कौन सा है, बैंगनी। तो यहां तक तो हमारा सही हो गया। अब हमें दिया हुआ लास्ट में दिया हुआ लाल। क्या दिया हुआ है, लाल। तो लाल कितने पे होता है हमारे पास, रेड होता 2 पे। और अब फॉर्मूला क्या होता है, पहला रंग दूसरा रंग गुणा में 10 की पावर तीसरा, 10 की पावर तीसरा रंग। कितना है, 10 की पावर तीसरा रंग। तो तीसरा रंग हमारे पास कौन सा, लाल लेते हैं। तो लाल की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो 10 की 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ गया भाई, 100। तो हमारे पास ये हो गया 47 गुणा में 100, यानी कितना हो गया, 4700। कितना हो गया, 4700। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
3 ओम के मान के 3 प्रतिरोध एक त्रिभुज के रूप में जुड़े हुए हैं। त्रिभुज के किन्हीं दो शीर्षों के मध्य प्रतिरोध होगा। तो हमारे पास क्या है, एक प्रतिरोध ये है और एक प्रतिरोध ये है और एक प्रतिरोध हमारे पास ये है। तो ये क्या हुए हैं, एक त्रिभुज के रूप में क्या हुए हैं, जुड़ रहे हैं। क्या है, त्रिभुज के रूप में जुड़े। तो पूछ रहा है इन दो के बीच में प्रतिरोध कितना होगा। दो सिरों के बीच में क्या पूछा है, प्रतिरोध पूछा है। तो अब हमारे पास क्या है, ये भी यहां से चला है, ये इसका क्या है, ये पहला हिस्सा है, ये इसका क्या है, दूसरा है। ये इसका पहला और ये इसका क्या है, दूसरा है। तो ये किस में जुड़ गए हमारे पास, ये किसके अंदर आ गए, ये हमारे पास किस प्रकार से जुड़ गए हैं, ये दो प्रतिरोध किस में जुड़ गए, सीरीज में, और एक प्रतिरोध हमारे पास ये है। तो इनका मान कितना दिया हुआ है, मान दिया हुआ 3 कितना है, 3 ओम और ये क्या है 3 ओम। अब ये दोनों किसके अंदर, सीरीज के अंदर जुड़े हैं। तो सीरीज में टोटल प्रतिरोध क्या होता है, अभी जुड़ जाता है। तो अब क्या बन गया, एक प्रतिरोध ये हो गया और एक प्रतिरोध हमारे पास ये हो गया। अब ये कितना हो गया है 6 ओम, ये कितना है 3 ओम। तो इन दोनों सिरों के बीच में मैंने क्या करना है, प्रतिरोध निकालना है। तो इसका जब प्रतिरोध निकालते हैं, आरटी निकालते हैं, तो हमारे पास क्या था भाई, आरटी बराबर क्या होता है, R1 गुणा में R2, R1 प्लस में R2। तो हमारे पास कितना हो गया, 6 गुणा में 3 18, 6 प्लस में 3 9, 9 से काटें तो कितने पे कट गया, 2 ओम पे। कितने पे कट गया है, 2 ओम। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, 2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 ओम हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर आ जाएगा। कितने ओम आया है, 2 ओम। पानी भरी बाल्टी से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो हमारे पास क्या है, एक ये पानी किससे भरी हुई है, पानी से भरी हुई है। तो इसके अंदर क्या गुजार रहे हैं हम, विद्युत धारा। क्या गुजार रहे हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब दोनों ही डूबे हुए तारों, तो इसके अंदर जो दो तार डूबे हुए हैं, क्या डूबे हुए हैं, ये दो तार डूबे हुए हैं, के पास काफी बुलबुले देखे जाते हैं। तो इसे पता चलता है सप्लाई कौन सी है। तो इसके अंदर हमने दो तार डाली है, तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बुलबुले उठ रहे हैं। क्या उठ रहे हैं, बुलबुले उठ रहे हैं इन तारों के पास। तो पता चलता भाई कौन सी सप्लाई है, प्रत्यावर्तित धारा है, डीसी धारा है, ए व बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो बुलबुले उठने का मतलब है इसके अंदर कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, डीसी धारा। कौन सी धारा है, दिष्ट धारा। कौन सी होती है, जो समय के साथ अपना मान व दिशा नहीं बदलती, जो समय के साथ अपना मान व दिशा नहीं बदलती। बिजली माध्यम नियंत्रक और उपभोक्ता विद्युत उपकरण युक्त एक सर्किट को कहते हैं। तो क्या भाई, ये हमारे पास क्या है, एक उपकरण लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, उपकरण लगा हुआ है, विद्युत उपकरण। और इसके अंदर क्या लगा हुआ है, इसके अंदर एक लगा हुआ है स्विच, और एक इसके अंदर क्या लगा हुआ है, सुरक्षा उपकरण भी क्या इसके अंदर स्थापित है। क्या है, सुरक्षा उपकरण भी क्या कर रखा है, स्थापित कर रखा है। क्या कर रखा है, सुरक्षा उपकरण भी स्थापित कर रखा है। तो अभी ये कह रहा है भाई इसको क्या, कौन सा सर्किट कहा जाता है। तो इसको कौन सा सर्किट कहा जाता है भाई, बंद सर्किट कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं, ओपन सर्किट कहते हैं, या लीकेज सर्किट कहते हैं। तो हमारा क्या भाई परिपूर्ण रूप से है, सुरक्षा उपकरण भी है, नियंत्रण स्विच भी है, और विद्युत उपकरण भी लगा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, क्लोज सर्किट बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होगा भाई, धारा का प्रवाह होगा। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा भाई, शॉर्ट सर्किट का मतलब है ये तार दोनों आपस में जुड़ गई, तो यहाँ पे करंट क्या होगा भाई, अधिक होगा। ओपन सर्किट का मतलब है ये सर्किट यहाँ से क्या भाई, खुला है। और लीकेज का मतलब क्या, इसके अंदर से धारा क्या हो रही है, लीकेज हो रही है। क्या हो रही है, धारा लीकेज हो रही है। तो ये क्या होता है, एक बंद सर्किट होता है। एक बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक परिपथ, क्या भाई, एक बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक परिपथ घटक जैसे प्रतिरोध और संधारित्र प्रतिच्छेदन होता है। संधारित्र का और प्रतिरोध का क्या होता है, प्रतिच्छेदन होता है। उसे किस रूप में जाना जाता है, शाखा के रूप में जाना जाता है, नोड के रूप में जाना जाता है, या जाल के रूप में जाना जाता है। तो जहां पे दो चीजों का क्या होता है, प्रतिच्छेदन होता है,
तो उसको हम किसके रूप में जानते हैं? उसको जानते हैं हमें नोड के रूप में। किसके रूप में जानते हैं? नोड के रूप में उसको जाना जाता है। एक कम वाट अक्षमता का लैंप उच्च वाट अक्षमता के लैंप की तुलना में अधिक चमकीला क्यों होता है? तो पूछा भाई हमारे पास क्या भाई, एक तो है कम वाट का लैंप और एक है अधिक वाट का लैंप। तो कह रहा भाई जो कम वाट वाला लैंप है वो अधिक वाट वाले लैंप्स की तुलना में अधिक चमकीला क्यों होता है? ऑप्शन में दिया भाई उच्च प्रतिरोध और उच्च वोल्टेज ड्रॉप के कारण। ऑप्शन बी है उच्च प्रतिरोध कम वोल्टेज ड्रॉप, कम प्रतिरोध उच्च वोल्टेज ड्रॉप, या इनमें से कोई नहीं। तो क्यों चमकीला होता है? क्योंकि हमारे पास क्या होता है भाई, पावर बराबर हमारे पास क्या होता है? तो पावर बराबर होता है तो आई गुणा में आर, आई गुणा में वी। एक होता है पावर बराबर में वी स्केयर बटे में आर। तो क्या होता है भाई, अत्यधिक वोल्टेज ड्रॉप के कारण और उच्च प्रतिरोध के कारण हमारे पास क्या होता है भाई, ये क्या होता है? उच्च प्रतिरोध और उच्च वोल्टेज ड्रॉप के कारण हमारे पास क्या होता है ये भाई, अधिक चमकीला होता है कम वाट का बल्ब। एक सुचालक में उत्पन्न उष्मा अपने प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाती है। एक सुचालक में उत्पन्न उष्मा अपने प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाती है, तो इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा अपने प्रारंभिक मान का हो जाएगी। तो क्या हो रही भाई, 16 गुना हो रही है। एक तो भाई सीधा सा फॉर्मूला होता है, तो हमारे पास क्या होता है भाई, H बराबर होता है आई स्केयर आर टी। तो यहाँ पे हमें दो ही चीज दी हुई है, आर समानुपाती आई स्केयर। तो अब ये क्या कह रहा है भाई, ये जो ये उष्मा है ये हमारे पास क्या है, उष्मा है। ये क्या हो रही है, अपने प्रारंभिक मान से क्या हो रही है, 16 गुना हो रही है। तो इसका मतलब आई कितना बढ़ेगा, तो आई का क्या करेंगे, जब स्केयर करेंगे 4 का तो कितनी हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। अब ये हमारे पास कितनी हुई है, 16 गुनी बराबर में क्या है, आई स्केयर है। क्या है, आई स्केयर है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, आई स्केयर बराबर में कितना है, 16 है। तो आई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, अंडर द रूट 16। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 16 का रूट निकालें तो हमारे पास कितना आएगा, 4। तो कितनी गुना हो जाएगी, जब धारा 4 गुना होगी तब हमारी उष्मा कितने गुना होती है, 16 गुना होती है। कितनी होती है, 16 गुना, क्योंकि इसके स्केयर में क्या होती है, घटती बढ़ती है। निम्नलिखित में से किस बल्ब का प्रतिरोध सबसे कम होगा? तो किसके बारे में पूछा भाई, क्या क्या दिया है, वोल्टेज दे रखी है और वाट दे रखी है। तो हमारे पास क्या होता है, P बराबर में वी स्केयर बटे में आर। तो किसके बारे में निकालना है, आर के बारे में। तो आर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, वी स्केयर बटे में P। तो प्रतिरोध सबसे कम किसका आएगा भाई, 165 गुना में 100, 165 गुना में 165 बटे में 100। 5 से काटेंगे कितने पे, 3, 3। ये कितने पे कट गया, 20 पे। फिर 5 से काटेंगे कितने पे कटेगा, 3, 3। ये कितने पे कटेगा, 4 पे। इसको काटें तो हमारे पास 33 99, हासिल लगी 9, 33 99 और 108। तो हमारे पास बटे में 4, 4 से भाग करेंगे कितने पे गया, 2 पे। कितने बच गए, 2, 7, 2.2 इतना आ रहा है हमारे पास। फिर दूसरा देखते हैं भाई, 220 गुणा में 220 बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0, बाई दूनी 44, बाई दूनी 44 और 4 48, 484। फिर आ रहा भाई 220 गुणा में 220 बटे में 60 गुणा में 60, 60 ही आएगा, कितना आएगा 60। 0 से 0 कट गई, 11 पे। ये कितने कट गया, 3 पे। तो 11 0, 11 0 0, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24। भाग करें कितने से, 11 से, कितना आएगा, 11 दूनी
22 2 2 11 दूनी 22 2 0 इतना आ रहा है हमारे पास। ये 3 से करना भाग भाई, 11 से नहीं करना। कितने से करना है? 3 से करना है। कितना आएगा? 8 0 लगी 6 806 आ गया। फिर 165 165 गुणा में 165 बटे में 60 कितने पे कटेगा? 33। ये कितने पे कटेगा? 15 पे। ये कितने पे कटेगा? 33 पे। ये कितने पे कटेगा? 3 पे। तो ये हो गया भाई 33 गुणा 1089। तो किसका आ रहा है भाई? तो सबसे कम प्रतिरोध हमारे किसका आ रहा है? तो सबसे कम प्रतिरोध हमारे पास किसका आ रहा है? तो इसका तो ये 3 से भाग करें तो ये क्या आएगा? इससे भी ज्यादा आएगा। इसका कितना आ रहा है? 806 आ रहा है। उसका कितना आ रहा है? 484। यानी हमारे पास किसका आएगा भाई? 165 वोल्टेज और 100 वाट का क्या आएगा? सबसे कम आएगा। इसका करें तो हमारे पास कितना आएगा भाई? 3 से भाग करना है। 3 पे गया। ये कितने पे था? 2 पे। तो यहीं से हमारा क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। एक ओम वाले 10 प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हैं और फिर 10 वोल्टेज की सप्लाई से जुड़े हैं तो धारा होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारे किसके अंदर जुड़े हुए हैं? श्रृंखला के अंदर जुड़े हुए हैं। और फिर कितने से? 10 वोल्टेज की सप्लाई से जुड़े हुए हैं। तो आर टी बराबर क्या होता है भाई? आर टी बराबर होता है R1 प्लस में R2 प्लस में RN। तो कितने जुड़े हुए हैं? 10। तो कितने हो गए? 10। निकालनी क्या भाई? आई निकालनी है। तो आई बराबर क्या होता है? V बटे में R। V कितनी दी है? 10। R कितना दिया हुआ? 10। तो हमारे पास क्या होगा? 10 बटे में 10 यानी 1 एम्पियर। कितनी धारा जाएगी? 1 एम्पियर। संधारित्र को कभी भी किसमें कूटबद्ध नहीं किया जा सकता? तो संधारित्र को कभी भी हम किसके अंदर नहीं लिख सकते भाई? नैनोफेराड में, माइक्रोफेराड में, पिकोफेराड में या किलोफेराड में? तो पिकोफेराड में तो हम लिखते हैं भाई, माइक्रोफेराड में भी लिखते हैं, नैनो में भी लिखते हैं, लेकिन किसके अंदर नहीं लिखते? किलोफेराड के अंदर कैपेसिटर को कभी भी नहीं कूटबद्ध किया जा सकता। नेक्स्ट भाई, निम्न में से कौन सा ध्रुवीकृत कैपेसिटर है? यानी ध्रुवीकृत का मतलब होता है उसके ऊपर भाई ध्रुव लिखे होते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इनमें से कौन सा जिसके अंदर ये लिखे होते हैं भाई पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे? पेपर कैपेसिटर है, टेटलम इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर है, प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर है, सिरेमिक कैपेसिटर है। तो इसके अंदर कौन सा कैपेसिटर है जिसके ऊपर क्या लिखे होते हैं भाई? पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे लिखे होते हैं। तो हमारे पास कौन सा होता है? टेटलम इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास है उच्च आवृत्तियों पर सबसे बेहतर कार्य करने वाले बाईपास कैपेसिटर का प्रकार है। तो किसके ऊपर भाई? उच्च आवृत्तियों के ऊपर सबसे अच्छा बाईपास कैपेसिटर कौन सा भाई जो अच्छा काम करता है? सिरेमिक कैपेसिटर है, माइका है, इलेक्ट्रोलाइट है या नायलॉन है? तो उच्च आवृत्ति के ऊपर निम्न में से कौन सा कैपेसिटर अच्छी तरह से बाईपास काम करता है? तो हमारे पास कौन सा होता है? वो होता है हमारे पास सिरेमिक कैपेसिटर। कौन से कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है? उच्च आवृत्ति के लिए सिरेमिक कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। यदि एक संधारित्र द्वारा 50 एच की प्रतिवर्त धारा को एक संधारित्र द्वारा 50 एच की प्रतिवर्त धारा को 10 ओम आवृत्ति के साथ प्रतिरोध प्रदान किया जाता है। यदि आवृत्ति बढ़ाकर 100 एच हो जाए तो प्रतिरोध कितना होगा? निकाल के दिखा देंगे, लेकिन इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है
आपको पता भाई संधारित्र है, क्या है संधारित्र है, तो संधारित्र के अंदर आवर्ती और जो संधारित्र प्रतिघात होता है, प्रतिरोध होता है, क्या होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो एक्स सी बराबर हमारे पास क्या होता है 1/2 पाई एफ सी होता है। क्या होता है 2 पाई एफ सी। तो हमारे पास क्या भी एक्स सी वन बराबर में कितना है, पहले 10 ओम है, कितना है 10 ओम है। और एफ वन हमारे पास कितनी है, तो एफ वन हमारे पास है 50 एच जेड। अब इस आवर्ती को हमने क्या कर दिया भाई, 2 गुना कर दिया। तो एफ टू कितनी कर दी है, 2 गुना कर दिया, यानी 100 कर दी है। तो हमारे पास एक्स सी बराबर क्या है, एक्स सी बराबर है भाई उल्टे अनुपात में एफ के। तो अब हमने आवर्ती को क्या किया है, बढ़ाया है, तो यहाँ से हमारे पास एक्स सी क्या करेगा, घटेगा। तो आवर्ती कितना हुई है, 2 गुना हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। एक तो ये फॉर्मूला सा क्या भाई, ये कितना था 10 था, भाई ये क्या हो गया भाई आधा हो गया। तो आधा कितना होगा 5, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा भाई एक्स सी वन बटे में एक्स सी टू बराबर में एफ टू बटे में एफ वन। तो एक्स वन हमारे पास कितना है, एक्स वन था हमारे पास संधारित्र प्रतिघात कितना था 10 बटे में एक्स टू हमने क्या करना भाई एक्स सी टू क्या करना है, निकालना है, बराबर में एफ टू कितनी हमारे पास 100 है, और ये हमारे पास एफ वन कितनी है 50 है। तो एक्स सी टू बराबर हमारे पास कितना हो गया भाई, तो 10 गुणा में 50 बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0, तो एक्स सी बराबर हमारे पास कितना हो गया भाई 5 ओम। कितना आएगा 5 ओम, आंसर आएगा हमारे पास कितना होगा 5 ओम। सौ वोल्ट तक चार्ज किए गए 4 माइक्रो फैराड कैपेसिटर में होने वाला परिवर्तन, क्या पूछा भाई होने वाला परिवर्तन कितना होगा। V बराबर कितना दिया हुआ है 100 वोल्टेज, चार्ज कितना C कितना दिया हुआ है 4 गुणा 10 की पावर माइनस में 6। तो हमारे पास क्या होता है भाई, क्या बराबर क्या होता है, क्या बराबर होता है C गुणा में V। C कितना दिया हुआ है 4 गुणा में 10 की पावर माइनस में 6 गुणा में कितनी दी है 100 वोल्टेज दी। तो हमारे पास कितना होगा भाई 400 गुणा में 10 की पावर माइनस में 6। तो हमारे पास कितना होगा भाई 400 माइक्रो कुलाम, कितना आ गया है 400 माइक्रो कुलाम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तीन संधारित्र की धारिता का अनुपात, धारिता यानी सी, C1 C2 और क्या है C3, इनका अनुपात कितना दिया 1:2:3। वोल्टेज का अनुपात कितना दिया, V का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो V का अनुपात है V1 V2 और V3, कितना अनुपात दिया भाई 3:2:1। तो क्या पूछा भाई ऊर्जा पूछी, E पूछी है, क्या पूछी E। तो E बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई E1 बराबर में क्या हो जाएगा भाई E1 बराबर में C1 गुणा में V1 का स्केयर, क्या हो जाएगा V1 का स्केयर है। तो E2 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा हमारे पास C2 गुणा में V2 का स्केयर। E3 क्या हो जाएगा, E3 हो जाएगा C3 गुणा में V3 का स्केयर। तो हमारे पास C1 कितना है, C1 है 1 गुणा में V1 कितना है 3, यानी 3 का स्केयर। 3 का स्केयर करेंगे हमारे पास कितना होगा 3 3 9 और 9 की रेखी गुणा करेंगे तो कितना गया है 9 अनुपात। फिर कितना भाई C2 कितना है 2 है गुणा में V2 कितना है 2 है, 2 का स्केयर 4, 4 की और 2 की गुणा कितनी होगी 8। फिर हमारे पास क्या भाई E3 क्या है, C3 कितना है C3 हमारे पास है 3 गुणा में V3 कितना है 1, तो 1 का स्केयर करेंगे 1 और 1 की 1 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी हमारे पास कितना आएगा भाई ऊर्जा का अनुपात कितना आएगा
9:8:3। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। श्रेणी में संयोजित 3 संधारित्र की कुल धारिता ज्ञात कीजिए यदि दिया गया उनकी धारिताएं 20, 100, 50 माइक्रोफेराड है। तो हमारे पास क्या भाई, 3 संधारित्र किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज के अंदर। इसमें जुड़े हुए हैं 3 संधारित्र, किसके अंदर जुड़े हुए हैं, सीरीज के अंदर जुड़े हुए हैं। इनकी वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी है, 20 माइक्रोफेराड, 100 माइक्रोफेराड और 50 माइक्रोफेराड। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है, ये जो हमारे पास जो सीरीज सर्किट होता है इसका कैपेसिटर का, ये किसके होता है भाई, प्रतिरोध के पैरेलल जैसा होता है। किसके होता है, प्रतिरोध के पैरेलल सर्किट जैसा होता है। कैसे होता है, प्रतिरोध के पैरेलल सर्किट के समान है। इसके प्रतिरोध के पैरेलल सर्किट के क्या, ये समान है। सीरीज संधारित्र क्या है, सीरीज संधारित्र प्रतिरोध के पैरेलल सर्किट के समान है। तो पैरेलल में हमारे पास प्रतिरोध क्या होता था भाई, 1/RT बराबर में 1 + R1 प्लस में 1 + R2 प्लस में 1/R3। तो इसी प्रकार से हमारे क्या हो जाएगा भाई, 1/CT बराबर में क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3। तो हमारे पास कितना मान दिया हुआ है, तो हमारे पास अभी 1/20 प्लस में 1/100 प्लस में 1/50। तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम कितना आ गया है, एलसीएम आ गया है 100। कितना आ गया है, 100। 5 पे गया, प्लस में कितने पे गया, 1 पे गया, प्लस में कितने पे गया, 2 पे। कितने पे गया, 2 पे। तो हमारे पास 1/CT कितना हो गया है, 1/CT हो गया हमारे पास 8/100। तो हमारे पास CT बराबर क्या हो जाएगा, 100/8। तो बात करेंगे 8 एकम 8, कितने बच गए, 2। कितने हो गए, 2 बच गए। तो हमारे पास कितने हो गए, 20, 8 दूनी 16। कितने हो गए, 8 दूनी 16। तो कितने बच गए, 4। भाग जा नहीं रहा तो क्या लगी, पॉइंट। और कितने हो गए, 4 और 1 0 उतारी 40। आओ तो 8 पंजे 40। तो हमारे पास कितना हो गया, 12.5 माइक्रोफेराड। यानी ऑप्शन नंबर डी। 170 कब होता, अगर ये किसके अंदर जुड़े होते, पैरेलल के अंदर। ये कब होता, पैरेलल के अंदर जुड़े होते। तो हमारे पास क्या हो जाता भाई, CT बराबर C1 प्लस में C2 प्लस में C3। 100, 120, 170 ये कब होता भाई, जब ये किसके अंदर जुड़े होते हैं, पैरेलल के अंदर है। तो पैरेलल के संधारित्र सीरीज प्रतिरोध के जैसे होते हैं। किसके जैसे होते हैं, सीरीज प्रतिरोध के जैसे होते हैं। शुद्ध कैपेसिटर एसी परिपथ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्या पूछा भाई, शुद्ध कैपेसिटर एसी परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। धारा 0 होती है, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहती है, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहती है, धारा और वोल्टेज समान फेज में होती है। तो हमारे पास क्या होता है, अभी ये कह रहा है भाई, हमारे पास क्या भाई, कैपेसिटर बड़ा है। तो कैपेसिटर में हमारे पास क्या होती है, जो IL होती है, IC होती है, वो VC से क्या होती है, 90 डिग्री आगे होती है। क्या होती है, 90 डिग्री आगे होती है। तो क्या होती है, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है। अगर कौन सा है, शुद्ध कैपेसिटर है, और ये किसके अंदर होगा भाई, शुद्ध प्रेरक के अंदर। किसके अंदर होगा, धारा लैग किस में करती है, शुद्ध प्रेरक के अंदर धारा क्या रहती है, पीछे रहती है। और समान फेज में किसके अंदर होती है भाई, शुद्ध प्रतिरोध के अंदर। किसके अंदर, शुद्ध प्रतिरोध के अंदर। तो शुद्ध प्रतिरोध के अंदर क्या होती है, धारा वोल्टेज समान फेज के अंदर होती है।
अपने साथ जुड़े बदलते हुए फ्लक्स के कारण प्रेरित ईएमएफ पैदा करने वाली कॉइल का गुणधर्म क्या होता है? तो क्या कह रहा है भाई, ये कॉइल है तो क्या भाई ये अपने साथ जुड़े हुए फ्लक्स के कारण, इसके अंदर क्या भाई जब धारा जाएगी तो इसके अंदर क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा। तो कह रहा भाई कॉइल के इस गुणधर्म को क्या कहा जाता है? प्रतिरोध, धारिता, चालकता या प्रेरकत्व। तो हम इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं हम क्या, प्रेरकत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरकत्व बोलते हैं। एक प्रेरक तो जो लोहे की क्रोड में प्रदान की गई हवा का अंतराल रोकता है। क्या भाई, एक प्रेरक तो जो लोहे की क्रोड में प्रदान की गई हवा को रोकता है। तुम्हारे पास एक तो होती है भाई क्रोड इस प्रकार से, जिसके अंदर क्या होती है, हवा होती है। अब इस क्रोड को हमने क्या कर दिया है, इस लोहे के टुकड़े के ऊपर रोक दिया। क्या कर दिया है, इस पे लपेट दिया। तो इसके क्या बोलते हैं भाई, क्रोड की संतृप्तता बोलते हैं, फ्लक्स लीकेज बोलते हैं, हिस्टेरिसिस हानि बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं हम क्या, क्रोड संतृप्ति। क्या बोलते हैं? क्रोड संतृप्ति बोलते हैं। एक कुंडली के प्रेरकत्व की गणना करें जिसमें 0.2 एम्पियर की धारा 0.4 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बढ़ती है, जो 0.4 वाट का शक्ति प्रवाह दर्शाता है। तो किसकी की ज्ञात करनी भाई, प्रेरकत्व की गणना करनी है हमने। किसकी करनी है? प्रेरकत्व की गणना करनी है। तुम्हारे पास क्या दिया हुआ भाई, आई बराबर कितना दिया हुआ है, तो आई बराबर है 0.2 एम्पियर, और दो धारा बदलती है, धारा बदलती है वो कितनी दी है, 0.4 एम्पियर पर सेकंड। पी बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 0.4 वाट। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे भाई, पी बराबर हमारे पास क्या होता है, ई आई वोल्टेज। तो पी कितना दिया हुआ है, तो पी दिया 0.4 बराबर में वोल्टेज, यहाँ से हम निकाल लेंगे भाई वी। तो वी गुणा में आई कितना, 0.2। तो वी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो वी बराबर हो जाएगा भाई 0.4/0.2। पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो ये कितनी आ गई हमारे पास, 2 वोल्टेज आ गई। तो कितनी आ गई है, 2 वोल्टेज आ गई हमारे पास। वोल्टेज का मान कितना है, 2 आया। अब हमारे पास क्या होता है भाई, तो अब होता हमारे पास V बराबर में L डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी। तो इसका मान हमें कितना दिया, 2। एल हमने क्या करना, निकालना है, और इसका मान कितना दिया भाई, 4 एम्पियर पर सेकंड। कितना दिया है, गुणा में एल गुणा में 0.4। तो एल बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, तो 2/0.4। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ गया है, 10 आ गया है। 2 से काटें कितने पकड़ गया, 2 पे। 2 से काटें कितने पकड़ गया, 5 पे। तो हमारे पास कितना आ गया भाई, 5 हेनरी। कितना मान आएगा, 5 हेनरी, ऑप्शन नंबर सी। तो हमें दिया क्या हुआ था, हमें दिया था भाई धारा कितनी दी हुई थी, 2 एम्पियर दी हुई थी, और धारा बदलती कितनी हुई, 0.4 एम्पियर पर सेकंड की दर से बदल रही है। पावर कितनी दी थी, 0.4 है। तो हमारे पास क्या होता है भाई, V बराबर होता है L बराबर L डी आई बाई डी टी। तो पहले हमने क्या निकालनी पड़ेगी भाई, वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। तो वोल्टेज निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है भाई, P बराबर में वी आई। पी का मान हमें दिया था 0.4, और आई का मान दिया था 0.2। तो हमारे पास क्या होगा, 0.4 बटे में 0.2, यहाँ से कितने आ गई, 2 वोल्टेज आ गई। ये 2 वोल्टेज एल गुणा में डी आई बाई डी टी कितना दिया, 0.4। तो एल बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2/0.4। यहाँ से काटा तो हमारे पास कितना आ गया भाई, 5 हेनरी हमारे पास क्या आ गया भाई, राइट आंसर आ गया है। इंडक्टेंस कॉइल में प्रयुक्त पदार्थ का नाम। तो जो इंडक्टेंस के कॉइल के अंदर जो प्रयुक्त पदार्थ होता है उसका नाम क्या होता है भाई, मार्बल, ग्रेफाइट, माइका, लेड। तो इंडक्टेंस कॉइल के अंदर जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसका नाम होता है हमारे पास माइका। क्या नाम होता है, माइका। क्या होता है, माइका, जिसको हम क्या बोलते हैं, अबरक। क्या बोलते हैं, अबरक। विद्युत का बहुत ही अच्छा कुचालक और उष्मा का बहुत ही अच्छा चालक है।
बिना परस्पर कपलिंग वाली सीरीज में दो 300 माइक्रो हेनरी के कॉइल का कुल इंडक्टेंस क्या होगा भाई? दो जुड़े हुए हैं कितने के? 300 के। कितने कितने के जुड़े हुए हैं? 300 के जुड़े हुए हैं बिना कपलिंग के। तो कितने के हैं? 300 का है, 300 का है। तो हमारे पास जो इंडक्टेंस होता है एल, वो क्या होता है भाई? जैसे सीरीज के अंदर प्रतिरोध होते हैं वैसे ही सीरीज के अंदर क्या होता है भाई? इंडक्टर जुड़ा होता है। तो एल टी बराबर क्या हो जाएगा भाई? L1 प्लस में L2, 300 प्लस में 300 यानी 600 और क्या भाई? माइक्रो हेनरी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये थी भाई हमारी जो सीरीज चली हुई थी 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, उसकी क्लास नंबर 31 है। तो ये क्लास अगर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आई है तो आप हमारे साथ जुड़े रहना। और जो बच्चे टेक्निकल भर्तियों की तैयारी करना चाहते हैं और बैच लेने में क्या है असमर्थ है, तो हमारे साथ वो जुड़ सकते हैं। हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कंप्लीट थ्योरी और हर चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं। उसके बाद हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, जिसके माध्यम से हम आपको 4 से 5000 क्वेश्चन करवाएंगे। और हर संडे को हम आपको एक मॉक टेस्ट देते हैं जिसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो ये क्लास जो बच्चे टेक्निकल भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे आईटीआई के अंदर इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन की ट्रेड से स्टडी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करना, उनसे सब्सक्राइब करवाना और हमारे साथ जुड़ के एक बार पढ़ के देखना भाई। अगर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आता है तो आप हमारे साथ जुड़े रहना। धन्यवाद।